हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, ये हमारी वन लाइनर की सीरीज चल रही है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ है। आपको बता दें, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो को ना देखा हो तो उसे भी देख लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30 या 30। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 है उसे परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक करता होता है न्यायपालिका। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। केशवानंद भारतीवाद था 1973 का, उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, पर मूल ढांचे को छोड़कर। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता तो व्यापार और व्यवसाय के स्वायत्तता के अधिकार को। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब मान लीजिए जो अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19 जो है वो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, जिसके अंतर्गत व्यापार, अभिव्यक्ति, ये सारे अधिकार आ जाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है वह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। तो 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है वैधानिक, विधिक या कानूनी। भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता तो समान आवास का अधिकार भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास के अधिकार को और विदेशी यात्रा के अधिकार को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है तो वे है अनुच्छेद 14 तथा 16। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता तो पारसियों को हिंदू में सम्मिलित नहीं किया जाता। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान दिया है अनुच्छेद 20(3) के तहत। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है तो अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट है वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था तो 1976 में। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो 3 माह के लिए केवल। भारत के लिए धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभों के हकदार हो जाते हैं। तो वह अधिकार है यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना
और संचालन कर सकता है। और यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निम्न 3 प्रकार से निषिद्ध किया गया है। पहला है भारत के संविधान द्वारा, दूसरा है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा बाल श्रम का उपयोग जो जोखिम भरे उद्योगों में है उसे निषिद्ध किया गया है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला है इसके वाक स्वतंत्र की व्यक्ति स्वतंत्र की अधिकार का अलग उल्लंघन होता है, और दूसरा है इसके अंतःकरण के और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, और तीसरा है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक जो विधिक है वह उपबंध नहीं है, तो इसीलिए किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है, तो वह पहला है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता एवं चुनाव लड़ने का अधिकार। सही कथन है इसमें, देखिए के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 24 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, तीसरा है राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। चलिए कथन कारण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उसे देख लेते हैं। पहला कथन ए है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये सत्य है। कारण क्या है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो देखिए स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है, यानी दोनों कथन सही है, और आर जो है ये की व्याख्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, कथन है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सही है। और कारण जो है वह है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो कारण स्पष्टीकरण भी सही कह रहा है, अर्थात दोनों कथन सही है और आर एक ही व्याख्या कर रहा है। तीसरा है भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो पहला संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। मतलब संविधान के जो एक को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और एक को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। यह समाजवादी जो शब्द है भारतीय न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार के लिए निगमन सक्षम हेतु कार्य करता है। नेक्स्ट है कथन है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो कारण भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद और उससे संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं और देखिए उसके प्रावधान है। अनुच्छेद 16(2) के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किया गया है अनुच्छेद 16(2) के तहत। अनुच्छेद जो 29(2) है उसके तहत किसी भी नागरिकों को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 29(2) के तहत। अनुच्छेद 30(1) के तहत है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं स्थापित करने एवं उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार उन्हें होगा। अनुच्छेद 30(1) के तहत। अनुच्छेद 31(1) के तहत है किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सूचियां हैं। सूची 1 और सूची 2 को दिया गया है। देखिए सूची 1 में उपाधियों का निषेध, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 18 में, और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21(a) में।
जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 35A में। अब दिया गया था, अब है नहीं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ प्रश्न है, देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, अर्थात इसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथन है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, और दूसरा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सिबल नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, तो वह प्राप्त हुई है आयरलैंड के संविधान से, अर्थात हमने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है या सुनिश्चित करता है, तो वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही समान वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है। यह कथन था केटी शाह का। ये इंपॉर्टेंट कथन, ये कई एग्जामों में पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है। केटी शाह के तहत कहा गया, केटी शाह ने कहा था समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो वह है बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियां। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रदर्शित होते हैं, वह है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है, तो संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा में। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसके बारे में संविधान जो है वह शांत है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया था, वह था मुक्त कानूनी सलाह, जो था वह नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़े गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद और उनसे संबंधित प्रावधान देखिए, अनुच्छेद 40 है, इसमें प्रावधान है ग्राम पंचायतों का गठन किया गया अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 41 से कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सुमेलन इस प्रकार है, देखिए अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन के संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो है वह काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 43 क के तहत। और 48 क के तहत है पर्यावरण संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं की समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये। और दूसरा है जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार है। और तीसरा है काम हेतु न्याय संगत और मानव उचित दशाओं में रहे, जो मानव के लिए उचित ऐसी दशाएं काम दिया जाए, ऐसा न्याय संगत काम दिया जाए। नेक्स्ट कथन है कि मनरेगा हर अहम परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। और कारण क्या है? रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविधित है। तो ये देखिए, मनरेगा परिवार में कम से कम एक सदस्य के वर्ष
100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, ये कथन सही है, बट रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में नहीं प्रवर्तित है, यह भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरी मत प्रणाली के द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन या विधानसभा का सदस्य न हो, तब वह पात्र नहीं होगा। अगर नहीं होगा विधानसभा का सदस्य तो। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के तहत। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण से संबंधित विशेष तथ्य जो है वह है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक, अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो तो उसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वह आवश्यक है होती है। अब देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आयु 35 वर्ष हो, वह सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह देश का नागरिक हो, वह दिवालिया या पागल घोषित ना हो। नेक्स्ट है एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत बाद वह अपनी सदस्यता छोड़नी होगी उसे, तब वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से लेकर 5 वर्ष तक। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी सदन द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व उसे सूचना दी जाए भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है। वह कौन है? तो वह है राज्यों की विधानसभा है। यह महाभियोग का भाग नहीं होती हैं। पदासीन राष्ट्रपति को पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। कब तक? तो रिक्त होने के तिथि से 6 माह के भीतर। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है 6 माह तक। अगर नहीं निभा पाता है तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य रूप में कार्य करेगा। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है तो भारत का राष्ट्रपति। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो वह होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस इतने तक। और अगर आप आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।